तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। ऑप्शन दे रखा है आपको, कानून एवं व्यवस्था, पश्य परंपरागत, आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत, आदान प्रदान परंपरागत। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आदान प्रदान परंपरागत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दे रखा है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिताएं। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे क्या पूछ रखा था, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषता, ठीक है, में बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप यानी जेंडर रूढ़िबद्धता। तो यहाँ पर आपका जो है 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दे रखा है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है, यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दे रखा है आपको, ये जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की आपकी, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पिता है वो क्या कर रहा है, घर के कामों में लगा है और जो माता है वो क्या कर रही है, साहसी गतिविधियां। जबकि हमारे समाज में होता है क्या है, इसका उल्टा, माता लोग क्या करती है, घर के काम करती हैं और जो पिता है वो क्या करते हैं, ऑफिस के काम, साहसी काम करते हैं, उनको इससे रिलेट करके जोड़ा जाता है। बट यहाँ पर ये किस चीज़ को जो है, ये कदम किसके लिए आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा, ये जेंडर स्टीरियोटाइप को जो रूढ़िवाद धारणाएं चली आ रही है इसको खत्म करने में हेल्प करेगा। तो इसलिए आपका यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दे रखा है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं। खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाड़ अंतः व्यक्ति निष्ठता। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या दे रखा था आपका, निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करना। तो ये आपका जेडपीडी नहीं होगा, जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, पाड़ ढांचा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3rd वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। कि अगर हम परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की बात करें तो ये प्याजे के अनुसार किस अवधि में विकसित होता है, आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि प्याजे की 4th स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी आयु कितनी होती है, 11 एवब। ठीक है, संवेदी सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी चालक अवस्था की अवधि कितनी होती है, जो 0 से लेकर के 2 वर्ष, जिसमें बच्चा अनुकरण के थ्रू, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। उसके बाद में प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है आपका 2 से 7 वर्ष तक, इसमें क्या आता है बच्चे के अंदर,
जीवाद केंद्रीकरण, ठीक है। उसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11 वर्ष होती है, इसमें आता है CCS क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखनी है। और भी चीज़ें होती हैं बट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दे रखा है डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं द्वारा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन प्याजे, लेव वाइगोस्की, अल्बर्ट बैंडूरा। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक। तो इसकी बात आपके कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की। इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो 3 चीज आप याद रखिएगा, SCL समाज की बात करेंगे, सोशियल, कल्चरल और लैंग्वेज। कल्चर की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे और लैंग्वेज की बात करेंगे। इनकी थ्योरी का नाम भी है सोशियो कल्चरल थ्योरी यानी सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दे रखा है प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर तो आपको आंसर ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि देखिए तार्किक बहस को हतोत्साहित करना, तो हमें बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना, ये आपका क्या हो जाएगा, कट। उसके बाद में दे रखा है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रखना, तो केवल क्या आपका जो है निगेटिव वर्ड है, तो ये भी कट हो जाएगा। उसके बाद में एक ही अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना, तो ये भी गलत। उसके बाद में सेकंड ही ऑप्शन है जो कि आपका बचता है, जो कि सही भी है, ऐसी समस्या प्रस्तुत करना जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस से। यहाँ पर दे रखा है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है। ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क करने की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, तार्किक गणितीय बुद्धि। तो इन तीनों का रिलेशन तो इससे हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें संगीत की बात कर रखी है आपकी, ठीक है। और दृश्य स्थानिक, तो ये तो आपका जो है स्पिरिचुअल में आ जाएगी, स्थानिक जो बुद्धि होती है उसमें आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें क्या दे रखा है, पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो आपका 4th ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दे रखा है आपकी कक्षा कि एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिरामिक, ठीक है, परिरामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए। ऑप्शन दे रखा है आपको, इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा करना चाहिए, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए, विभिन्न सामाजिक वर्गों में रोल मॉडल से संबंधित कहानियां एवं उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। तो देखिए इन तीन ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या आपकी सारी ही चीज़ें निगेटिव दे रखी है। अनदेखा करना ये कट जाएगा। उसके बाद में दे रखा है प्रतियोगिता आयोजित करना, तो ये भी क्या होगा आपका कट जाएगा, क्योंकि क्या करनी है, हमें बच्चे को एक्टिव रखना है, प्रतियोगिता नहीं करानी, उसके बीच में तुलना नहीं करना है, ठीक है। तो ये भी कट जाएगा। उसके बाद में दे रखा है
विद्यार्थी को पढ़ाई छोड़ने के लिए बोले हम, ये भी क्या हो जाएगा आपका कट हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ ही ऑप्शन है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल संबंधित कहानियां एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करने चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दे रखा है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। तो देखिए अगर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 की बात करें तो यही ऑप्शन है जो कि आपका क्या दे रखा है, सही दे रखा है। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता, अपनी कैपेसिटी होती है और अपनी जो है शक्ति होती है, वो अपने अनुसार जो है चीज़ों को सीखता है। तो यही ऑप्शन आपका फर्स्ट है। बाकी के ऑप्शन हमको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बट एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है अशक्त अधिगमकर्ता के प्रति दया। दया तो हमें दिखाना ही नहीं है बच्चे के प्रति। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब दया उस पर खाए, दया नहीं, हमें क्या करनी है, हमें उसे इक्विटी के बेस पर शिक्षा देनी है, उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसे जो है चीज़ें प्रोवाइड करानी है, उसे शिक्षा देनी है, ना कि उस पर दया दिखानी है। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है बच्चों को अपाहिज बच्चा नहीं, ये तो हमारा जो RTE है वो भी तो यही कहता है। 2000 जो आपका आया था 16 वाला, वो क्या बोलता है आपका कि बच्चे को दिव्यांग, अपाहिज, ये सारी शब्दों का यूज़ ना करके हमें दिव्यांग शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, तो उसके अंदर दे रखा है केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना, तो बाकी के बच्चे क्या करेंगे, तो ये भी क्या आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दे रखा है एक विद्यार्थी कक्षा में नंबर 15 यहाँ पर आपको दे रखा है एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक है, एक स्वलीन विद्यार्थी के, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, अधिगम असततता वाले विद्यार्थी के, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी की। तो देखिए अगर हम इन चीज़ों की बात करें तो ये आपके किसके सूचक है, अधिगम असततता वाले विद्यार्थी के। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्या आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, क्योंकि बच्चों को देखिए यहाँ पर जो है पढ़ने के प्रति चिंता, ठीक है, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई हो रही है, साथ ही साथ निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल है, पहले पढ़े हुए पाठ को याद या समझने में कठिनाई हो रही है आपका। तो यहाँ पर ये हो जाएगा LD। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। दे रखा है एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं को आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। यहाँ पर दे रखा है आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। तो देखिए रटना, आपका रटने पर बल देना ये आपका कभी भी सही नहीं होगा, तो आपका एक ऑप्शन तो यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें वहीं पर सेकेंड ऑप्शन की, तो विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीके का प्रयोग करना। तो देखिए ये भी क्या है, निर्देश देना, बच्चों को हमें निर्देश नहीं देना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना, उत्तरों को अन्य, यहाँ पर दे रखा है अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करना। ठीक है, दोहराना, ये जो रोट मेमोराइजेशन है आपका, रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना है, तो ये आपका तीनों ही ऑप्शन कट जाएगा। जो बचेगा वही आपका राइट आंसर है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरी के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दे रखा है एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मकता विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। अपसारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित कर दे। बट देखिए यहाँ पर जिसने भी टैग वर्ड पढ़ के गया होगा, जो भी टैग वर्ड, वो क्या करेगा, गलती करेगा इस क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित कर कर। आपने पढ़ रखा है कि जो आपका हतोत्साहित है वो आपका क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में टैग वर्ड जो है आप इनका यूज तभी कर पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को सॉल्व करके गए रहेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो देखिए जो सृजनात्मकता होती है, हमारी जो क्रिएटिविटी होती है, ये किसको
अगर हमें इसे बढ़ावा देना है तो शिक्षिका को किसे प्रोत्साहित करना चाहिए? अपसारी चिंतन को, डाइवर्जेंट थिंकिंग को, दिशाओं में सोचना, जिसका मतलब क्या होता है? दिशाओं में सोचना, एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है टैग वर्ड आप तभी यूज करें जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को सॉल्व करके गए हो, या फिर आप टैग वर्ड का यूज कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चनों में, बट 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आप टैग वर्ड जानते हुए भी गलतियां करेंगे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर को लगा के जाइए, जो आप 5 से 6 क्वेश्चन, इवन 8 से 10 क्वेश्चन भी हैं जो कि आप इजीली सॉल्व कर पाओगे टैग वर्ड्स, और जो PYQ में जो चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है, उनके आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, तो आप इस ट्रिक को ज़रूर अपने साथ यूज़ करिएगा। ट्रिक क्या मतलब, ये टैग वर्ड बहुत सारे लोग जानते हैं बट उनको कहाँ पर यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है, वो नहीं वो कर पाते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में चले जाते हैं टैग वर्ड के बेस पर। तो ये गलत है। देखिए, मैं कभी भी इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ टैग वर्ड पढ़ के जाएँ तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत होंगे, ये जो है बहुत हद तक चांसेस है। ठीक है, आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर या फिर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ही टैग वर्ड का यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम, ठीक है, सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित हेतु पुरस्कार को बढ़ावा देना। तो पुरस्कार तो देखिए हमें बच्चों को नहीं देना है, क्योंकि उसे क्या होगी, उसी की हैबिट पड़ जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ पुरस्कार पाने के लिए ही पड़ेगा। तो ये आपको पुरस्कार, दंड देना, ये सब गलत बात है। ठीक है, परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, ये भी क्या हो जाएगा, गलत है। निर्देशों के लिए केवल व्याख्यान विधि, तो ये भी कट जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 4, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? ऑप्शन दे रखा है, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो ध्यान नहीं देना तो ये तो आपका पहले ही कट जाएगा। क्रियात्मक अनियमितता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य को ध्यान देना, ये भी कट। प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम, देखिए एक ही आयाम, ये सारी चीज़ें क्या आपकी निगेटिव वर्ड है, ये भी कट जाएगा। उसका हमने दे रखा है, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो 4th वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दे रखा है 20, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली प्रणाली नहीं है? शिक्षण प्रणाली नहीं है, प्रणाली, ठीक है, दे रखा है, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोगों एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा। तो देखिए ये तीनों ही विधियां, अगर तीनों ही विधियों की बात करें तो यहाँ पर आपका नहीं पूछ रखा था, तो ये तीनों ही शिक्षक की क्या है, प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली है, बट एक ही है जो कि आपका जो है शिक्षण की प्रभावशाली विधि या फिर प्रणाली नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर जो है 4th यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दे रखा है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, तो देखिए ये तो पक्का गलत हो गया। डांटना नहीं है हमें बच्चों को, बच्चा क्या है सीटेट के एग्जाम में भगवान का रूप है, ये चीज़ आप अपने माइंड में लेकर के चलिएगा। ठीक है, उनसे बात कर तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, ठीक है, तो ये क्या आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि हम यहाँ पर क्या करें, बच्चे के इंटरेस्ट को महत्व दे रहे हैं, उसके इंटरेस्ट को समझ रहे हैं। तो ये भी गलत हो जाए, सॉरी सही हो जाएगा। उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देना, ये आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पर 3rd वाला ऑप्शन जो है सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर दे रखा है, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड यंत्रवत याद करना। तो 3 चीज़ें तो आपके पहले ही कट गई। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो अनुबंधन जो है कंडीशनिंग हमें नहीं करानी है, दंड बच्चों को देना नहीं है,
यंत्रवत याद करना यानी रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा देना, ये भी क्या है, हमें नहीं करना है। हमें तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चाहिए, ठीक है, बालक को केंद्र में रख करके शिक्षा देनी है। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज को हमें उसी के महत्व देना है। हमें पूर्व ज्ञान से जोड़ करके चीज़ों को पढ़ानी है, नए ज्ञान को विद्यार्थियों को पढ़ाना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर दे रखा है, बच्चे अनेक घटना के बारे में सहानुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन है जो कि आपका क्या रखा है, सही दे रखा है, खारिज करना गलत, अनदेखा करना गलत। एक एक वर्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो सिर्फ उन्हीं से आपका आंसर मिल जाएगा। डांटना, देखिए 3 वर्ड आपको मिल गए, अनदेखा करना, खारिज करना, ये तीनों ही पहले ही कट जाएंगे क्योंकि क्या आपके निगेटिव वर्ड है। देखिए मैं इन निगेटिव वर्ड को इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैंने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है। तो आप जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तब तक आपको अगर निगेटिव वर्ड भी पता रहेंगे तो भी क्वेश्चन को गलत करेंगे, ठीक है। तो आप एक बार पहले अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से अगर आपने पढ़ लिया है तो टैग वर्ड आपके लिए रामबाण की तरह काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर दे रखा है, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है। फर्स्ट आपका ऑप्शन दे रखा है, एक दूसरे से स्वतंत्र है, एक दिशीय, यानी संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। तो ये देखिए एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं। हमारे इमोशन और जो हमारा कॉग्निटिव है एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते। ये किसके केस में होता है, जीजोंग के केस में होता है। तो जब तक आपके क्वेश्चन में जीजोंग ना दे रखा हो तब तक आप ये जो है दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होंगे, तो गलत है। एक दिशी भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है, तो नहीं, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थियों की अभिरुचि, विद्यार्थियों का संवेगात्मक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीति, विद्यार्थियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो ऑप्शन दे रखा है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो देखिए ये सारे ही कारक, ठीक है, ये सारे ही कारक आपकी लर्निंग, आपकी अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास, देखिए ये चीजें आपकी गलत, पुरस्कार दंड गलत, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध ये भी गलत। तो एक ही ऑप्शन जो है आपका बच रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी दिए रहते हैं। ये जो शिफ्ट है मतलब ये आपका लग रहा है 2018 का जो है क्वेश्चन पेपर है आपका। तो इसमें देखिए क्वेश्चन अच्छे खासे दे रखे थे। पहले आपको जो है थोड़ा सा जो है ठीक लेवल का क्वेश्चन देखने को मिला। इधर जो सारे क्वेश्चन दे रखे सारे के सारे ईजी हैं। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे आपके एग्जाम में। कुछ जो है आपको मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें, और कुछ जो है आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये आपका हार्ड लेवल का क्वेश्चन पेपर नहीं था। जो आपका 2023 वाला है ना उसको भी मैं आपको अभी सॉल्व कराऊंगी, जो आपकी कल प्रैक्टिस सेट आएगी। तो उसमें देखिएगा आप किस तरीके से जो है क्वेश्चन को पूछा गया, लेवल जो है किस तरीके से आपका इंक्रीज हुआ है इस बार। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने आपको अपने जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट है उसमें करा रखे हैं। ये तो आपका जस्ट क्वेश्चन पेपर है, तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे वही सारे क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा था, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसे कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन है जो कि आपका सही दे रखा है, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, पुरस्कार के लिए कोई काम कर रहा है। तो यहाँ पर भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास जो है उसके अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, तो ये जो है गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि जब बच्चा बार बार पुरस्कार के लिए काम करे तो वो जब उसको पुरस्कार नहीं मिलेगा तो
वो जो है काम नहीं करेगा, ठीक है। अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उपदेश निर्धारित करना, तो देखिए ये तो आपका हो जाएगा इंटरनल मोटिवेशन। बच्चा क्या खुद से मोटिवेटेड है और खुद से काम कर रहा है, तो ये तो आपका होगा नहीं। एक ही ऑप्शन है जो कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछ रखा है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह एक बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाया जाता है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते। तो मैंने आपको जब डेवलपमेंट के बारे में बताया था तो वहाँ पर बताया था कि जो हमारा विकास होता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वो किसका गुणनफल होता है? हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परिवेश, इन्वायरमेंट की बात हो रही है, तो ये तो आपका ऑप्शन पहले ही कट जाएगा। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाया जाता है, तो नहीं, ये भी गलत बात है आपकी, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन की बात करें अगर आपका यहाँ पर, तो इसमें दे रखा है ये विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है। तो देखिए ये भी जो है आपका कट हो जाएगा। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। तो आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। तो देखिए अमूर्त रूप से तो बच्चा मध्य बाल्यावस्था में आपका सोच नहीं पाएगा, तो ये तो कट जाएगा। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, तो ये आपका क्या है? सही है, क्योंकि बच्चा मध्य बाल्यावस्था में कितने साल का रहेगा? 7 से 11, यानी पियाजे की थर्ड स्टेज में रहेगा, ठीक है। तो अगर आप पियाजे की स्टेजेस भी लेके चलो तो भी ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? तर्क करता है, मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करता है। तो यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 दे रखा है, आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसी है। प्राथमिक एजेंसी है, मध्य एजेंसी है, द्वितीयक एजेंसी है। तो देखिए जब मैंने आपको यहाँ पर समाजीकरण सोशलाइजेशन के बारे में बताया था, तो वहाँ पर बताया था कि यहाँ पर 2 कारक होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। एक होता है आपका प्राथमिक कारक समाजीकरण का, एक होता है आपकी द्वितीयक कारक। तो जो आपका समाजीकरण में जो आपका प्राथमिक कारक होता है, इसके अंदर देखिए फैमिली आ जाती है हमारी, ठीक है। उसके बाद में हमारा आस पड़ोस आता है, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, ठीक है, वो आपके प्राथमिक कारक में होते हैं, जिनसे हम डायरेक्ट टच में रहते हैं। बट दूसरी चीज़ आपकी आती है द्वितीयक कारक। इसमें देखिए हमारा स्कूल हो गया, ठीक है, हमारा समाज हो गया, ये सारे किस में आते हैं? आपके द्वितीयक कारक में। तो आपका देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो आप बस 2 चीज़ों को याद रखिएगा कि जो सोशलाइजेशन है बच्चे का, अगर प्राथमिक कारक की बात हो तो फैमिली हमेशा ही प्राथमिक कारक में आएगी, और जो द्वितीयक कारक है उसमें हमेशा ही आपका स्कूल आएगा। बस इन 2 पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर पूछ रखा है परिवार एवं पास पड़ोस, तो अब आप खुद बताइए कि जो है इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आप सभी को पता होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्राथमिक एजेंसी, ठीक है। सेकेंड जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।